चलो तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कल हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। मैंने कल कहा था ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस को आज आगे बताऊंगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस को आगे देख रहे हैं। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं फिजिक्स में। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। देखो सुनो, एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। बोलो याद है, बताया था। अच्छा व्हाट इज गामा, गामा इज पॉइजन रेशियो। और मैंने केटीजी में आपको यानी 3-4 लेक्चर पहले ही गामा के बारे में बताया था कि मोनोएटॉमिक के लिए क्या वैल्यू है, डाइएटॉमिक के लिए क्या वैल्यू है, याद है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है ना। नाउ अब न्यूमेरिकल इन पोर्शन से आते हैं। कैसे, आपको एक प्रेशर दे दिया जाएगा, एक वॉल्यूम दे दिया जाएगा, उसके लिए या तो आपको बता दिया जाएगा कौन से एटॉमिक गैस है, या गामा की वैल्यू दे दी जाएगी, अभी कराऊंगा मैं क्वेश्चन, है ना। और दूसरा प्रेशर आपको दे दिया जाएगा या वॉल्यूम दे दिया जाएगा कोई एक चीज, और कोई दूसरी चीज आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। आप इसको यूज करोगे। लेकिन एग्जामिनर को एक बात बहुत क्लियर पता है कि भाई पीवी की रिलेशन तो बच्चों की जुबान पे रखी रहती है, इसलिए वो पीवी की रिलेशन पूछेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, वो पीटी की रिलेशन पूछ लेगा, है ना, या वीटी की रिलेशन पूछ लेगा। अब क्या होगा, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो आपको सिखा रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आप याद ना रख पाओ, आप इतनी बात तो याद रख पाओगे, तो फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन ज्यादा देर की नहीं होती, 2 मिनट लगती है। तो देखो कैसे, हम लोग सेकंड बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये प्रेशर वॉल्यूम की रिलेशन है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं P V की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखूं, और इस पूरी इक्वेशन को V से मल्टीप्लाई करूं और V से डिवाइड कर दूं, है ना। हम एक काम करते हैं ना, अभी एक काम कर रहे हैं हम लोग, VT की रिलेशन लिखते हैं पहले, V और T की। ठीक है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम से डिवाइड किया। जब मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, P इंटू वॉल्यूम, दिख रहा है, इंटू सॉरी वॉल्यूम की पावर गामा इंटू V अपॉन V इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोलो पता पड़ रहा है। अगर ये V यहां मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू V की पावर गामा PV इंटू V की पावर गामा अपॉन V, पता पड़ रहा है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोलो ये बात पता चल रही है। अच्छा एक चीज देखो जरा ध्यान से, PV तो ठीक है, V की पावर गामा अपॉन V, V अपॉन V का मतलब ये V की पावर 1 है। अगर ये ऊपर हुई तो नेगेटिव में चली गई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं PV इंटू V की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। अच्छा क्या आपने पढ़ा है PV इक्वल्स टू nRT फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के PV किसके इक्वल होता है, nRT। क्या लिख दूं, अरे बोलो लिख दूं, हाँ। तो PV की जगह पे nRT इंटू गामा V की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो हम लोग हमेशा बात करते हैं 1 मोल के लिए, तो n की वैल्यू 1 कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, T इंटू V की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन nr, nr इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना। तो ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दैट मींस T इंटू V की पावर गामा -1 इक्वल्स टू बच्चों कांस्टेंट। लो आ गई आपकी रिलेशन, एक तो थी PV की पावर गामा और दूसरा TV की पावर गामा -1। तो PV TV, एक में गामा एक में गामा -1।
अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। अच्छा, फॉर्मूला याद कैसे होते हैं वो सुनो। फॉर्मूला आपको सिर्फ जब ही याद होंगे जब आप उन्हें प्रैक्टिस में लाओगे, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको फॉर्मूला याद होंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1? बोलो लिख सकते हो? अरे बोलो, आसान है। तो दो रिलेशन बन गई। लास्ट क्या रह गया, प्रेशर की टर्म में और टेम्परेचर की टर्म में। तो थर्ड में लिखूं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अंडरस्टूड है ना। अब देखो आपने फिर से क्या पढ़ा, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू, अरे पढ़ा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट है तो फॉर आइडियल गैस आपने क्या पढ़ा है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो आप अब की बार वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एनआरटी अपॉन पी लिख सकते हो। देखो यहां पे वॉल्यूम आ रहा है तो P इंटू एन आर टी अपॉन पी, और V की पावर में कौन है बेटा, गामा, और वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट। बोलो समझ पा रहे हो? देखो ऐसे लिख सकता हूं P अपॉन ये P की पावर गामा लिख सकता हूं इंटू N की पावर गामा, R की पावर गामा और T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा गामा ऊपर क्या था, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो P क्या हो जाएगा, P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन N की पावर गामा इंटू R की पावर गामा। अब N और R तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट। तो क्या मैं लिख सकता हूं, P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे लिख सकते हैं P1 1 माइनस गामा इंटू T1 गामा इक्वल्स टू P2 1 माइनस गामा इंटू T2 गामा। बोलो लिख सकते हैं? अरे बोलो भाई, क्या आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए? आपको तो बस ये याद होना चाहिए, ये भी आसान है, पीवी की पावर गामा टीवी की पावर गामा माइनस 1, और वो वाला भी याद रखो, P1 माइनस गामा टी की पावर गामा। बोलो इसका मामा, आसान है, समझ पा रहे हो? पक्का? एक बार नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन कराता हूं ताकि इनको अप्लाई करना सीखे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा ना करने का। करो, ट्राई करो बच्चों एक बार। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताना, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, दूसरा आप मुझे करके बताना। देखो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, एन आइडियल गैस at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8/27 of its original volume, है ना, फुल स्टॉप। द राइज इन टेम्परेचर इज, और आपको गिवन में दिया है गामा इक्वल्स टू 5/3, आपको गिवन में दिया है गामा इक्वल्स टू 5/3। तो देखो सुनो ध्यान से, एडियाबैटिक देखा वहीं पता पड़ गया। दूसरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है। पहले कितना था, V था, अब कितना हो गया, 8/27 V हो गया। दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है ना। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले गिवन लिख लो। इनिशियली वॉल्यूम V1 जो था V था, V2 कितना हो गया है, 8/27 हो गया। T1 टेम्परेचर कितना है, केल्विन में लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, तो 300 केल्विन। और T2 आपको बेटा निकालना है। प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है।
एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देखो आपको क्या दिया है, एक तो दिया है वॉल्यूम और दूसरा दिया है टेम्परेचर। कौन सी रिलेशन, ये वाली रिलेशन दिख रही है। तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप लिखो T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1। T1 टेम्परेचर इज 300 इंटू V1, V1 कितना है V की पावर गामा -1। T2 इज निकालना है एंड V2 इज 8/27 की पावर 27 V की पावर गामा -1। बोलो यही है। अब देखो दोनों वॉल्यूम है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 300 अपॉन T2 तो वहां क्या लिख सकता हूं 8/27 V अपॉन V, और पूरे की होल में पावर क्या हो गई गामा -1। देखो V से V कट गया, दिख रहा है। इसका मतलब अगर इधर मिटाता हूं जरा, देखो जरा, इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो अगर मैं लिखूं 300 अपॉन T2 तो ये क्या हो जाएगा 8/27 की पावर गामा -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा 5/3 -1। तो 300 अपॉन T2 इक्वल्स टू 8/27 है ना, और 5/3 कितना हो जाता है 2/3, इतना पता चला। अब देखो सुनो, जब भी ऐसी पावर आ जाए तो सबसे पहले जो डिवाइड वाला है ना उसको यूज करो, यानी डिवाइड में कौन है 3 है ना, अपॉन 3 मतलब क्यूब रूट, तो 300 अपॉन T2 इक्वल्स टू 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 और 27 का 3। अब क्या बचा सिर्फ 2, तो 2 का स्क्वायर है ना, यही सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में एरर करते हैं। और ये कितना आया 4/3 का स्क्वायर 9। तो बोलो T2 कितना आया बेटा, T2 इक्वल्स टू 300 इंटू 9/4। T2 इधर चला गया ना। अब 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 75 इंटू 9, T2 इक्वल्स टू 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 7 9 जा 63, 63 और 4 इज 67, 675 केल्विन। लेकिन उसने बोला क्या है, उसने बोला कितना टेम्परेचर बढ़ा है ये बताना है, टेम्परेचर नहीं बताना है, क्या बताना है कितना बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है, पहले कितना था 300, अब कितना हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो 675 माइनस 300 बोलो कितना आया 375 केल्विन इज द आंसर। बोलो है आसान, अरे बोलो कर पाओगे पक्का। एक क्वेश्चन मैं दूं, चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, उसको आप लोग करना। देखो मेरा क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ पॉलीएटॉमिक गैस, यहां लिख देता हूं द वॉल्यूम ऑफ अ पॉलीएटॉमिक, आप नोट कर सकते हो गैस, क्योंकि ये बस क्वेश्चन ही लिखना है, जिसकी गामा की वैल्यू दे रखी है 4/3, गामा इक्वल्स टू 4/3, compressed adiabatically, compressed adiabatically to 1/8 of, to 1/8 of the original volume, 1/8 of the original वॉल्यूम। ठीक है, फुल स्टॉप। आपको बोला है इफ द ओरिजिनल प्रेशर ऑफ गैस इज P0, इफ द ओरिजिनल प्रेशर ऑफ गैस इज P0, ठीक है, ओरिजिनल प्रेशर कितना है बेटा P0 है, देन द न्यू प्रेशर विल बी, देन द न्यू प्रेशर विल बी क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, आपको वॉल्यूम बोला है और प्रेशर बोला है, तो वॉल्यूम प्रेशर की कौन सी रिलेशन है P V की पावर गामा, और गामा दिया है, तो लगाओ अपना दिमाग और बताओ आंसर क्या होगा। चलो देखो करते हैं,
मेरी बारी, सबका हो ही गया है। देखो जरा बच्चों ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें प्रेशर और वॉल्यूम दिए हुए हैं, तो हम यहां पर सॉल्यूशन में लिख रहे हैं P1 जो है वो P0 है एंड P2 हमें निकालना है। V1 जो है वो V है और V2 जो है वो कितना है बेटा, V/8 है। ठीक है, अब हमें पता है प्रेशर वॉल्यूम दिया है, तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। क्लियर है? P1 की वैल्यू कितनी है बेटा, P0। V1 की वैल्यू क्या है, V की पावर गामा इक्वल्स टू P2 अपने को निकालना है और V2 इज V/8 गामा। दिख रहा है? देखो साफ साफ दिख रहा है, V की पावर गामा से V की पावर गामा तो कट जाएगा, तो क्या बचा, P0 इक्वल्स टू P2 1/8 की पावर गामा, है ना। तो P0 इक्वल्स टू P2 इंटू 1/8 की पावर गामा की वैल्यू कितनी है बेटा, 4/3। तो मैंने क्या बोला, हमेशा पहले डिवाइड वाले को यूज करोगे 3, तो 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का। एग्जामिनर हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन देगा जो इजीली सॉल्व हो जाए। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन या ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलती कंपटीशन में जो सॉल्व ना हो और 1 घंटा लगे, तो ऐसी वैल्यू देगा कि आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, आपका आंसर आ गया, है ना। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब रूट है 8 की पावर बचा क्या, 4। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 to the 4 to the 8 to the 16। दैट मीन्स P0 इक्वल्स टू P2 इंटू 1/16। तो P2 इक्वल्स टू 16, P0 इज द आंसर। बोलो समझ आ गया, बोलो है आसान, सबका आ गया था आंसर। एक क्वेश्चन और दूं, थोड़ा सा लेवल अप करके देखते हैं, है ना। देखो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, मेरा क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं जरा, ये तो सबका हो ही गया होगा, है ना। मेरा क्वेश्चन है एयर इज फिल्ड इन अ ट्यूब। मेरा क्वेश्चन है, यहां लिखता हूं, एयर इज फिल्ड इन अ ट्यूब। एक ट्यूब है, उसमें एयर भरी हुई है, ट्यूब ऑफ द व्हील ऑफ अ कार, of the wheel of a car at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius and 2 atmosphere pressure। यानी प्रेशर कितना दिया हुआ है अपने को, 2 एटमोस्फेयर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इफ द ट्यूब इज सडनली बर्स्ट, if the tube is suddenly burst, अगर ट्यूब अचानक से फट गया, the final temperature of air will be, the final temperature of air will be क्वेश्चन मार्क। आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, आप में को गिवन में गामा की वैल्यू दी हुई है 1.5, है ना, गामा इक्वल्स टू 1.5 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 आपको दिया हुआ है बेटा 1.251। क्यूब रूट ऑफ 2 दिया हुआ है हमें 1.251। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, तो मारो एक बार ट्राई। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, मैं बताता हूं, है ना। ठीक है, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको सबसे पहले तो टेम्परेचर दिया हुआ है T1 जो कितना है 300 केल्विन। T2 बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। P1 प्रेशर जो कितना दिया हुआ है 2 एटमोस्फियर। एक बात बताओ, जब टायर फट जाएगा तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 एटमोस्फियर, पता है। अब देखो प्रेशर और टेम्परेचर की क्या रिलेशन पड़ी थी, हमने बोला था P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, यही पढ़ा था क्या, जल्दी बताओ। हाँ, इक्वल्स टू P2 की पावर 1 माइनस गामा,
T2 की पावर गामा, यही पढ़ा। अब P1 और P2 को रेशियो में ले लो, है ना, और T1 T2 को रेशियो में ले लो। T1 अपॉन T2 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 की पावर 1 माइनस गामा। क्लियर है? P1 की वैल्यू कितनी है? 300। T2 की वैल्यू निकालनी है, गामा की वैल्यू 1.5, ठीक है, इक्वल्स टू P2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, और P1 की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 1 माइनस 1.5, यही होगा। अब 300 अपॉन T2 की पावर 1.5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1.5 इज 0.2, 0.5 माइनस का 0.5। अब इसको देखो फर्दर, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो। 300 अपॉन T2 की पावर 1.5 इक्वल्स टू 2 की पावर 0.5 लिख सकता हूं? बोलो हाँ यार। अब देखो एक चीज ध्यान से, 300 अपॉन T2 इक्वल्स टू 2 की पावर 0.5 का मतलब क्या होगा? 1/2। तो कितना हो गया? 1/2 √2। ये मैंने √3 की वैल्यू बता दी क्या? हाँ, √3 की तो वैल्यू है वो, वैसे कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? सही है, चलो। और ये यहाँ पे पावर कितनी है? 1.5। बोलो इतना क्लियर है? अब बोलो क्या होगा? एकदम, बहुत अच्छे। तो 300 अपॉन T2 की पावर 3/2 इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2। देखो 2 से 2 कट गया, काट सकते हैं? ऐसे कैसे काट दोगे जब बेस सेम नहीं है? तो देखो 3/2 और यहाँ पे भी 1/2। अब बताओ, दोनों तरफ 2/3 की मल्टीप्लाई कर दो, है? हाँ, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो लॉग 300 अपॉन T2 की पावर 3/2 इक्वल्स टू लॉग 2 की पावर 1/2। लॉग x की पावर n इज n log x, यानी 3/2 लॉग a अपॉन b इज, पहले ऐसे लिख लें, लॉग 300 अपॉन T2 इक्वल्स टू 1/2 log 2। आ गया? इस साइड का मिटा दूं? देखो इस साइड का मिटाते हैं। लॉग लेने से फायदा क्या है? देखो लॉग लेने से ये फायदा है कि हमारी जो कैलकुलेशंस है ना वो सही हो जाएंगी, है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है डायरेक्टली चीजें नहीं कट रही हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, तो हमने तो लॉग ले लिया। लो तो 3/2 लॉग 300 माइनस लॉग T2 है ना, इक्वल्स टू 1/2 log 2 की वैल्यू 0.3010, दिख रहा है? अच्छा देखो 3/2 तो बाहर था, log 300 की वैल्यू कितनी होगी? log 3 into 100 लिख सकता हूं, माइनस log T2 इक्वल्स टू 0.3010 अपॉन 2। अब ये 3/2 यहां मल्टीप्लाई हो सकता है, तो देखो log 3 की वैल्यू कितनी होती? log a इंटू बी इज log 3 प्लस log 100 माइनस log T2 इक्वल्स टू 0.3010 अपॉन 2, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 इधर चला गया, रेसिप्रोकेट, 2 से 2 कट गया, 3 से इसको डिवाइड करो, 0.3 है ना, फिर 0 एंड देन 3 3 9 आ गया, है ना, इतना ही छोड़ दो। और log 3 की वैल्यू 0.4770, log 100 इज 2 माइनस log T2, log 2 में से माइनस करो, 2 में से इसको प्लस होगा ना, तो कितना हो गया? माइनस log
T2 प्लस 2.4770 इक्वल्स टू 0.103, तो माइनस का log T2 इक्वल्स टू 0.103 माइनस 2.477, और जरा माइनस करो 2.477 में से 0.103, 7 में 3 गए तो 4, 7 ही जगह 7 का 7 आ गया, 4 में इस गया 3, तो 2.3, तो log T2 माइनस log T2 इक्वल्स टू 2.374, पता पड़ा? क्लियर है? अब देखो सुनो, एंटी लॉग ले लो, T2 इक्वल्स टू, एंटी लॉग लोगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 2.37 एंटी लॉग, माइनस का एंटी लॉग, देखो साइन में तो अच्छा साइन तो माइनस माइनस कट गए ना, तो एंटी लॉग 2.374। देखो हमेशा याद रखो एंटी लॉग करने का तरीका क्या है, जो पॉइंट के आगे ना उसको लिखो पावर में, तो 10 की पावर पॉइंट के आगे 2 है ना 2, और 0.374 किसका एंटी लॉग होगा, लॉग 2 का एंटी लॉग होता है। देखो सुनो, लॉग 2 का 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4770। अब ये इनके कहीं बीच में आ रहा है ना, बीच में से थोड़ा सा कम, इनको ऐड करके डिवाइड करो, लो मैं करके दिखाए तुम 3010 अपॉन 0.4770, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, डिवाइड बाई 2, तो 0.23 जा 6, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0, यानी लॉग 2.5 की वैल्यू है 0.3890। क्या ये 0.38 है? नहीं, 0.374 है। 0.37 का मतलब है लगभग ये वैल्यू है लॉग 0.24 की, 0.24 है ना, ठीक है। और भी इजी कर सकते हैं इसको, है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 0.24 की थोड़ी आएगी, लॉग 2.40 की वैल्यू आएगी, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, T2 इक्वल्स टू 2.40 इंटू 100 इज 240 केल्विन इज द आंसर। और जब डिग्री सेल्सियस में करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास आंसर आ जाएगा, 33.2 करके। तो कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जहां पे आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, या तो फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए, तो जब फंस जाओ ना तो लॉग से सॉल्व कर लेना, है ना भाई, जरा क्लियर है, आसान है, थोड़ा सा तो देखो यार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, है ना, तुम लोग नीट और जेईई के बच्चे हो ना, तो इतना तो, अब लॉग वाला तरीका बहुत इजी होता है, कायदे में इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, अगर प्रैक्टिस में होगा तो बहुत आसान होगा, या फिर दोनों तरफ 3/2 वो 2/3 2/3 का मल्टीप्लाई कर दो पावर में, लेकिन वहां पे बहुत एरर्स आने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि वो करेक्ट मेथड नहीं है, कि आप ऐसे डायरेक्टली पावर्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना, आप किसी चीज को नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो, पावर में मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होता है, ठीक है, या तो फिर किसी चीज की पावर में लेके उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? इसलिए जब भी ऐसी कैलकुलेशन फंसे कि भाई अब नहीं हो रहा, तो तब क्या करो, लॉग लेके सॉल्व कर डालो, है ना, ठीक है, और एग्जामिनर को पता है कि तुम लॉग लोगे, वो एंटी लॉग की वैल्यू भी दे देता है हमें, दे देगा आपको, ठीक है, कर लोगे, और नहीं दिया तो यार देखो हमने अप्रोक्स के हिसाब से ले लिया ना, अब नियरली आंसर देख सकते हैं ना किससे रिलेट हो रहा है, और उसको टिक कर सकते हैं, हम एक्यूरेट के लमसम तो पहुंच गए ना। अगर ऑप्शन में मुझे 240 केल्विन दिया होता और मुझे पता है कि 2.5 का 0.38 है, तो 2.5 से थोड़ा सा कम ही है, यानी 240 केल्विन ही आ रहा होगा आंसर, है ना, बोलो क्लियर है? चलो एक बार इसको नोट करो, देन फिर हम लोग करते हैं ग्राफ कन्वर्जन, जो और भी इंपॉर्टेंट है ना, करो जरा बच्चों नोट। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये कर लिया है ना सबने नोट? हाँ, अब बात कर रहे हैं अपन लोग किसके बारे में, ग्राफ कन्वर्जन के बारे में, है ना, इंटर कन्वर्जन बिटवीन ग्राफ्स। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ग्राफ कन्वर्जन नहीं आते हैं, और ग्राफ कन्वर्जन से क्वेश्चन आता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ ये ग्राफ है और दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा, और चारों ऑप्शन ग्राफ के होंगे, है ना, तो फिजिक्स का पार्ट है और इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंटर कन्वर्जन बिटवीन ग्राफ्स। कैसे, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक मैं करूंगा, दूसरा तीसरा चौथा आपको दूंगा,
फिर उन्हें आप करना है ना। देखो मैंने बोला कि मेरे पास एक ग्राफ है जो है हमारा वीटी कर्व, जो क्या है हमारा, देखना लाइट आ रही है, ज्यादा आ रही है, यहां से थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं लोग, हमारा है V और T है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, मुझे ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, इस तरह से है ना, कुछ पॉइंट्स हैं, देखो ये पॉइंट है ए से जा रहे हैं बी की तरफ, बी से जा रहे हैं सी की तरफ, और सी से अगेन वापस जा रहे हैं ए की तरफ। और आपको बोला है कि भाई इस ग्राफ का, आपको एक ग्राफ दिया है, आपको इसको बनाना है इन द फॉर्म ऑफ पीवी ग्राफ। किसकी फॉर्म में बनाना है? प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में बनाना है भाई, ऐसे बोले। तो बोलो क्या बना सकते हो, बोलो भाई। तो देखो कैसे बनाएंगे वो सिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो और सीखो। सबसे पहले, क्या आपने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलुसैक लॉ पढ़े? क्या आपको पता है इनमें क्या क्या कांस्टेंट है? बोलो, चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट होता है? प्रेशर। बॉयल्स लॉ में, गैलुसैक लॉ में वॉल्यूम। बस यही पता होना चाहिए और उनके ग्राफ पता होना चाहिए, है ना, कि स्ट्रेट लाइन है या पीवी कर्व है, कैसा है। ठीक है, तो देखो समझो, बाद में लिखेंगे अपन लोग। ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, जब भाई मैं जा रहा हूं ए से बी, जब मैं ए से बी जा रहा हूं, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो कैसा कर्व होगा वो देखो। सबसे पहले देखो, ए से बी जा रहा हूं, ये लाइन ओरिजिन से जुड़ रही है। वी टी में स्ट्रेट लाइन कर्व कब बनता था? क्या कांस्टेंट होता था? प्रेशर। याद आ रहा है ना? इसका मतलब ए से बी अगर जा रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, जो ओरिजिन पे आके जुड़ रही है, हमेशा ऐसी मिलेगा। तो वी और टी के बीच में स्ट्रेट लाइन का कर्व है, तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, तो क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर। तो इसका मतलब यहां पे कौन कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, तो कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ अगर है तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ अरे बोलो, टेम्परेचर। इतनी बात पता चली? चार्ल्स लॉ यही तो बोलेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ेगा? पक्का। यहां पे देख के बताओ इस कर्व को, क्या इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, दिख रहा है सबको बढ़ते हुए? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब एक जगह पे मैं यहां बना दूं ए, ये रहा ए। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कौन कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है ना, ये कोई प्रेशर है, इसको कांस्टेंट कर दूं, लो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब डिपेंड क्या कर रहा है? प्रेशर कांस्टेंट बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा था ना। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो बहुत ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहां पर। तो एरो किस तरफ लगेगी? इस तरफ। और ये क्या आ गया? बी। बोलो ए भी बन गया, बना। अब देखो सुनो, बात कर रहे हैं किसके बारे में? ये बी था। बी से सी, अगर सेकंड हम बात करें बी से सी, जरा बी से सी देखो क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। देखो स्ट्रेट लाइन मतलब कौन कांस्टेंट? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा लो? गैलुसैक लो। और गैलुसैक लो क्या बोलता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही बोलता है ना। अब बोलो फिर से, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बी से सी, तो बी से सी टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो बेटा प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर कहां कम होगा? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? लो, तो आ गए बी से सी। कैसे बना? बहुत ध्यान से देखना, एक बार में समझ नहीं आएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। अभी मैं तुम्हें 2-3 बार बताऊंगा ये, और जो 2-3 कर्व तुम्हें बनाने के लिए दूंगा ना ग्राफ, वो भी एक एक चीज समझाऊंगा। तो बेफिक्र रहो,
समझ जरूर आएगा, है ना, कि मेरा काम ही समझाना है तुम्हें, ठीक है। नाउ ये बात इतनी क्लियर हो गई अपने को। अब अपन कहां आ रहे, सी से ए, है ना। तो थर्ड हमने क्या लिखा कि भैया हमारे सी से ए। अब सी से ए आ रहे हैं तो देखो क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट का कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। यहां पर क्या बढ़ रहा है, क्या वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो नीचे जा रहा है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट था, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर भी क्या होगा, इनवर्सली है ना। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा पीवी का कर्व कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है, ऐसे, और बढ़ रहा है ना प्रेशर, लो। तो देखो क्या से क्या हो गया, दिख रहा है, क्या सोचा था और क्या बन गया, पता चल रहा है। तो सुनो, एक सिंपल सा फंडा याद रखना है, दोनों ग्राफ में कोई एक चीज ऐसी होगी जो कॉमन होगी हमेशा। इन दोनों में कॉमन क्या है, वॉल्यूम। तो दूसरी चीज को किससे रिलेट कर दो, टेम्परेचर से, बस इतना। जैसे मैंने फर्स्ट में देखा प्रेशर कांस्टेंट था यहां पर, है ना, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट था, ग्राफ को देख के पता पड़ गया, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहां पे है लेकिन यहां टेम्परेचर नहीं है, तो इसका टेम्परेचर देखो, इसका वॉल्यूम देखो। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ए से भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, ए से भी बढ़ेगा। लेकिन कौन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। सारे फैक्टर्स को साथ लेकर के चलना है एक बार, ठीक है। इसको एक बार नोट करो, देन फिर मैं नेक्स्ट आपको देता हूं, आप ट्राई करो, नहीं बनेगा मैं हूं, मैं बनवाऊंगा, ठीक है। चलो नोट करो जरा बच्चों। चलो देखो आगे बढ़ते, एक मैंने किया है बच्चों, एक आप लोग करो, है ना। एक मैं बना रहा हूं, एक मैंने बनाया, एक आप लोग बनाओ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास पीटी कर्व है, एक मिनट, मेरे पास एक कर्व है, एग्जांपल नंबर सेकंड, मेरे पास कर्व है एक पीटी कर्व, इधर प्रेशर है और इधर टेम्परेचर है, ठीक है। और मेरा कर्व कैसा है, देखो ये ए है, ए से आए हम बी, बी से गए हम सी, आसान वाला दे रहा हूं, देन फिर अच्छा वाला दूंगा, सी से आई डी। तो ये एक पीटी कर्व है और आपको इसका बनाना है एक वीटी कर्व, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर कर्व, इधर टेम्परेचर और इधर वॉल्यूम, ठीक है। आराम से करो, अपना दिमाग लगाओ, मुझे बताना, मैं चेक करूंगा, देन फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। करो आराम से करना है, स्टेप वाइज। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, मैं बताता हूं, आप लोगों ने बनाई लिया है ना। फिर से सेम चीज है, सारे पॉइंट्स लिखेंगे एक एक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कहां पर, ए से बी की तरफ। जब हम ए से बी मूव कर रहे हैं तो बोलो क्या चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। अगर बॉयल्स लॉ है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इतनी बात पता पड़ी। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट था, बोलो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात समझ आई, है ना। अब एक चीज देखो, ये पीवी कर्व नहीं है, ये पीवी कर्व नहीं है जो तुम ऐसे बना दोगे, है ना। अगर पीवी कर्व होता तब ऐसा बनता ना पैराबोलिक। आप बोलोगे सर इनवर्स है तो ग्राफ तो कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वीटी कर्व है। वॉल्यूम और टेम्परेचर में हाइपरबोला कर्व पड़ा है नहीं ना, तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वो प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे भैया, यहां था ये ए और ए से ये पहुंच गया बी, है ना। ये ग्राफ और ऊपर तक बना लेना, बी, या यहां पहुंचा गया था ना बी, ये पॉइंट, ए से पहुंच गया बी, पहुंचा बी। अब नाउ बी से सी, बी से सी क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम पता पड़ गया ना, पीटी कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो कौन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। कौन सा लॉ, गैलुसैक लॉ, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पता है।
वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोलो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इधर देखो इधर, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। लेकिन कांस्टेंट कौन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और क्या बन गया, सी पॉइंट। बोलो क्लियर है। चलो आ जाओ, सी से डी, सी से डी, सी से आप गए डी, सी से डी जा रहे हो तो क्या कांस्टेंट है, अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि ऐसे आ रहा है ना, कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। और फिर से अगेन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब बोलो प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है, तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लाइन कैसी बनेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लो बस इतना ही करना था। टफ था क्या, बहुत आसान था। लेकिन सुनो इस बात को, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे सिर्फ जब ही होंगे जब हम थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत तो आएगी, है ना, थोड़ा तो प्रैक्टिस बढ़ानी है। एक क्वेश्चन और दूं, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, मुझे पूरा यकीन है तुम लोग कर लोगे, है ना। लो एक क्वेश्चन याद दूं, देखो आपको दिया गया है पीवी कर्व, ए बी सी, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और सी से ए, और आपको इसका बनाना है बेटा वी टी कर्व। ठीक है, हो जाओ शुरू, मारो जरा ट्राई। चलो देखो जरा, देखते हैं। देखो ये ग्राफ थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करूंगा कि यहाँ पे बहुत चांसेस आप गलती करोगे, है ना। चलो सबसे पहले मुझे देख के बताओ, ये वाला ग्राफ पढ़ा है कभी, कल ही पढ़ाया था। अगर ऐसा ग्राफ है तो सबसे पहला क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, सबसे पहला वाला क्या होगा, आइसोथर्मल, और दूसरा वाला एडियाबैटिक। देखो मुझे आपको यहाँ पे एक चीज बतानी है पहले छोटी सी, जिसको मैं नोट डाल के बता रहा हूं, नोट डाल के बता रहा हूं, वो मैंने आपको बताया नहीं है अभी, अब आपको बताऊंगा वो चीज। सुनो, अभी आपने जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का एडियाबैटिक के लिए रिलेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। और जब टी वी का ग्राफ बनाते हो ना आप लोग, कभी भी टी और वी का ग्राफ बनाते हो, यहाँ पे गामा आ गया ना, इसकी वजह से ग्राफ ऐसा बनता है। यानी अब तक आप आइसो, हाँ 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 टी बना लो, लो टी बना लो, है ना, तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। तो याद रखना, अब तक ऐसा ग्राफ आपने सिर्फ किसके लिए पढ़ा है, पीवी आइसोथर्मल के लिए, है ना, या पीवी एडियाबैटिक के लिए। लेकिन वीटी एडियाबैटिक के लिए भी ग्राफ ऐसा ही बनता है। अब याद रहेगी ये बात, इसलिए आपका ग्राफ गलत आ रहा है, अब आ जाएगा सही। देखो सुनो, आ जाओ फिर से, चलो ए से बी बात कर रहे हैं। अगर ए से बी बात करें तो ए से बी कैसा ग्राफ है, पीवी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कौन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। बोलो यहां पर देख करके, यहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये लो टेम्परेचर कांस्टेंट, और अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हम कहां गए, ए से बी गए, थोड़ा बीच में बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। हम गए ए से बी, चले गए। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी ए से बी ग्राफ ऐसे बनेगा, दिखा। आ जाओ बी से सी, जब बी से सी बोलेंगे तो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्या ये प्रेशर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन कांस्टेंट कौन होगा, वॉल्यूम।
तो कम किस तरफ होगा टेम्परेचर, उस तरफ या इस तरफ, इस तरफ। लो ठीक है, तो हम कहाँ गए, ए कहाँ था, बी से सी गए ना, कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ ए ना, हाँ बी से सी गए ना यहाँ है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब बी से सी के बाद क्या कर रहे हैं हम, सी से ए। जब सी से ए जा रहे हैं तो अब की बार भी देखो क्या कॉन्स्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना अब की बार, तो अब क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज जीरो होता है, और एडियाबैटिक के लिए वीटी का कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, दिख रहा है। लेकिन ये देखो कहां जा रहा था, सी से ए, तो कहां जाएगा, सी से ए। बोलो पता चला, आसान है। एक लास्ट और दूं, एक लास्ट और कर लो मेरे कहने से, है ना, ठीक है, उसको नोट कर लो, एक लास्ट और दे रहा हूं, उस लास्ट को कर लो। चलो देखो यहां बनाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। आज सिर्फ ग्राफ कन्वर्जन बताऊंगा, कल फिर हम लोग ग्राफ से वर्क डन वगैरह निकालना सीखेंगे, है ना, ठीक है। तो देखो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 था ना बच्चों, मैंने दिया यहां पे वॉल्यूम, यहां पे प्रेशर, ठीक है, और ऐसे, और ये रहा ए बी सी और डी, ठीक है। और इसका आपको बनाना है बच्चों पीटी, इसका क्या बनाना है, पीटी कर्व बनाना है, ठीक है। लगाओ जरा दिमाग। अब एक चीज सुनो, अब यहाँ पे एडियाबैटिक आइसोथर्मल नहीं देखेंगे, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कब देखते हैं, जब एक पॉइंट से जुड़ रहा है, सिर्फ तभी देखना है। हर एक पॉइंट से, क्या ही एक पॉइंट से जुड़ रहे हैं दोनों, नहीं ना, अलग अलग पॉइंट है ना दोनों के। अब एडियाबैटिक आइसोथर्मल कुछ नहीं, अब तो सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करना है ना। अब मारो ट्राई, अगर एरो बनाओगे तो देखो पहले तो इसको स्ट्रेट करो भाई, ये एकदम स्ट्रेट है ना, ठीक है, ए से बी से सी से डी और डी से ए। लो अब बना लो, चलो तो आओ इसको बनाते हैं। देखो सबसे पहले ए बी में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अरे बोलो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट कौन है, प्रेशर। तो ए से हम लोग कहां है, बी में आ गए। अब अगर बात करें बी से सी, तो बी से सी कैसा कर्व है, आइसोथर्मल, यानी क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी बी से अगर सी गए तो क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। यहां देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। देखो प्रेशर कम हो गया लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। देन नेक्स्ट सी से डी, जब सी से डी जा रहे हैं तो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कैसे कम होगा ऐसे कर्व कम होगा, क्यों, क्योंकि पीटी का कर्व कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना। अब यार कोई भी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, क्या वॉल्यूम है, नहीं है ना, कंफ्यूज क्या होंगे। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो सुनो, मेरा काम है तुम्हारी गलतियां बताना। देखो ज्यादातर बच्चे ऐसे बना देते हैं कि सर ऐसी तो होगा, प्रेशर अगर टेम्परेचर, अगर प्रेशर अगर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी तो क्या होगा, कम ही होगा ना। तो फिर सर देखो टेम्परेचर कमी तो हो रहा है, लेकिन वो चीज भूल जाते हैं कि अगर उन्होंने ऐसे ग्राफ बनाया तो क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर। लेकिन क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं ना, इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसे, क्योंकि पीवी का कर्व कैसा होता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आप ऐसे पास कर दो ओरिजिन से, दिस इज सी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ग्राफ कैसा बना, ऐसा बना, ठीक है। और इस तरफ एरो आई, और ये क्या बन गया,
डी बन गया। चलो डी से ए बोलो कैसा है, आइसोथर्मल, यानी डी से ए आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यार ध्यान से देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो कम हो रहा है ना, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो कैसे जाएगा, ऊपर, यानी इस तरह से बनेगा बच्चों का। बोलो पता चला। तो जिसने ऐसे बनाया उसका सही है, जिसने वैसे बना दिया था स्ट्रेट वो बॉक्स, वहां उसका गलत हो गया था। ठीक है, बोलो क्लियर है, आसान है, आज इतना ही करें, चलो कर लो जरा नोट।